नमस्कार दोस्तों। सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए हिंदी व्याकरण हम देख रहे थे, जिसके अंदर वर्ण विचार, उसके बाद हमने संज्ञा और तीसरी क्लास हमारी रहेगी सर्वनाम की। जीरो लेवल से हम शुरुआत करके हर एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। जो साथी पहली बार सीटेट का पेपर देने बैठेंगे, जो साथी पहले दे चुके हैं, इन बार हमारा मिशन है कि सबसे अधिक छात्र है जो सीटेट को पार करें। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बात बोलता हूं कि हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रत्येक क्लास को अटेंड कीजिए। अपने नोट्स बनाइए, छोटी क्लास होती है, नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट के अंदर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और लगभग 80 से 85 क्वेश्चन इन नोट्सों से आपको डीटो एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों, सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन एग्जाम के अंदर और हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो सबसे कठिन बन जाती है। पहले बात कर देता हूं मैं कि सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर जो हिंदी व्याकरण प्लस साथ में हमारे पेडागोजी आएगी। समझे? अब देखिए, पेडागोजी 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के आएंगे और 15 ही पेडागोजी के आएंगे। कुल 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के रहेंगे। मित्रों, पहले हिंदी व्याकरण करेंगे, फिर पेडागोजी करेंगे। अगर समय रहा तो हिंदी व्याकरण के साथ ही पेडागोजी की क्लासें भी 1-2 दिन के अंदर मैं शुरू करने का प्रयास करूंगा, जिसे आपको बहुत जल्दी कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस मिल जाए। इसके अलावा हिंदी व्याकरण के अलावा संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूं, वो भी क्लासें आपको इसी चैनल पर मिल रही है, उनको भी जाकर अटेंड कर लें इस क्लास के बाद। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक रह रहा है वो रह रहा है सर्वनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक। इसके बारे में चलो चर्चा करते हैं हम। आराम से देखना, थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, आराम से आप नोट्स भी बना लेना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि सर्वनाम कहते हैं किसको है। संज्ञा हमने पढ़ा, संज्ञा के बाद अब बात आती है सर्वनाम की कि ये सर्वनाम क्या, संज्ञा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण के नाम का बोध कराए। अब देखिए, सर्वनाम कहते हैं कि जो संज्ञा है उसके स्थान पर प्रयुक्त करें। संज्ञा का जो नाम आया है उसके स्थान पर अगर कोई भी शब्द हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो उसको सर्वनाम कहते हैं। देखिए, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। आराम से देखिए, आराम से समझिए इसको। देखिए, एक बार हमें पढ़ना है, बार बार हिंदी व्याकरण पढ़ना नहीं है हमको। एक बार पढ़ लें और हमारी तैयार हो जाए तो क्यों हम समय खराब करें बार बार पढ़ के। दोस्तों देखिए, वे शब्द जो संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर संज्ञा के स्थान पर यह प्रयुक्त कर दोगे तो संज्ञा कहां जाएगी? चलिए उसका भी उदाहरण दूंगा मैं। देखिए, वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति या आवर्ती, यानी कि जैसे एक उदाहरण दिया गया, विष्णु विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता। देखिए, इसको अगर ऐसे लिखते हम कि विष्णु विद्यालय जाता है, विष्णु विद्यालय में पढ़ता है, तो अच्छा लगता या ये वाक्य अच्छा लग रहा है? ये लग रहा है ना अच्छा, कि विष्णु विद्यालय जाता है और वह विष्णु की जगह वह प्रयुक्त कर लिया और विद्यालय की जगह वहां प्रयुक्त कर लिया। समझे? यानी इसी पुनरावृत्ति, इसी आवर्ती दोष को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आ गया ना अब तो समझ में? जो आवर्ती होती है किसी संज्ञा शब्द की, उसको हम मिटा दें, उसको दूर कर दें और उसके स्थान पर जो शब्द हम काम में लेंगे उनको कहेंगे सर्वनाम। शायद ही किसी ने समझाया होगा। अब देखिए, मैं पूरी थ्योरी करवाता हूं। थ्योरी के साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्सों को भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो मेरी ट्रिक आपके वहां पर भी दिमाग में रहेगी। जैसे यहां पे लिख के लाया हूं मैं नीचे, ये देखिए कि विष्णु विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है। अब देखिए, पहले वाक्य में विष्णु तथा विद्यालय शब्द है जो क्या संज्ञाएं हैं, और दूसरे वाक्य में विष्णु के स्थान पर वह है, विद्यालय के स्थान पर वहां शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? सर्वनाम है। ये दोनों को दोनों क्या है? सर्वनाम है। कुछ आया समझ में? सर्वनाम क्या चीज है? आ गया समझ में? सर्वनाम संज्ञा के
स्थान पर प्रयुक्त और आवर्ती दोष को दूर करने वाले शब्द ही क्या है? सर्वनाम। तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं ना, वो स्क्रीनशॉट ले लें। अगले 25 दिनों में हिंदी व्याकरण कंप्लीट करवा दूंगा, 25 दिनों के अंदर एक एक टॉपिक जो आपके सीटेट में आएंगे। अब आगे चलिए मित्रों, अब देखिए यहां पे सर्वनामों का लिंग कभी नहीं बदलता है। नोट करके लिख लो, इसको दिमाग में छाप लो कि सर्वनामों का लिंग नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है। ना बदला था, ना बदलेगा और ना आगे कभी बदलेगा। समझ गए? हिंदी में 6 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं। एक ट्रिक है, एक पुरुष निज पर्सन के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। देखिए, पुरुष ये रहा, निज से निजवाचक, पर्सन से पर्सनवाचक, संबंध से संबंधवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक। ये रहे आपके। एक पुरुष निज पर्सन के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। कुल मिलाकर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पर्सनवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। कहां प्रयोग किए जाते हैं वो भी बताऊंगा। आप बस डटे रहे, देखते रहे, दबाकर लाइक करते रहे। जो भी साथी आ रहा है ना, लाइक जरूर कर दे। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम उठाते हैं पुरुषवाचक को। थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपका पुरुषवाचक है। बाकी जो है ना 5 भेद, वो बहुत ही सिंपल है, आप देखते ही उनको पहचान जाओगे। पुरुषवाचक, पहले एक बार जो परिभाषा है ना उसको पढ़िए, फिर से बताता हूं मैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनरावृत्ति का दोष है, उसको हमें मिटाना है। अब देखिए, बोलने वाला खुद करे या जो उसके सामने खड़ा है सुनने वाला है उसके लिए प्रयोग करें, या अन्य कोई है उसके लिए जो प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम, उनको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, आया कुछ समझ में? बोलने वाला, सुनने वाला, अन्य, बोलने वाला, सुनने वाला, अन्य, इन तीनों के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। समझे? अब देखिए यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, एक तो बोलने वाला एक प्रकार, दूसरा सुनने वाला हो गया, तीसरा अन्य हो गया। तो 3 प्रकार के हो गए। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह तो है खुद बोलने वाला, दूसरा जो आएगा ना मध्यम, वो आएगा सुनने वाला, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक, जिसमें अन्य किसी व्यक्ति की बात हो जाएगी। समझे कुछ? तो चलिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम सब जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हमको। ऐसे शब्द है जिनका खुद बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है। मैं अपने गांव गया, हम बाजार गए। यहां पे देखिए, मैं, हम, जो बोलने वाला है वो खुद के लिए, मैं अपने यानी वो खुद बोल रहा है, हम बाजार गए यानी हम बोल रहे हैं, खुद के लिए प्रयोग कर रहा है वो, मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। तो ध्यान रखना, जहां पर बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करेगा शब्दों का, वो सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक होगा। दूसरा भेद देखिए पुरुषवाचक का, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम सब जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे सर्वनाम सब जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उत्तम तो थे खुद के लिए, मध्यम है सामने वाला जो सुन रहा है उसके लिए, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, अपना, आपको, अपने आदि। ये ऐसे शब्द है। जैसे देखिए, तुम बहुत अच्छा बजाते हो, आप सबके लिए पूजनीय हो। अब देखिए यहां पे तुम आया है, यहां पे आप आया है। तुम क्या मैं मेरे लिए प्रयोग कर रहा हूं? नहीं, जो सुन रहा है उसके लिए, कि तुम बहुत अच्छा बजाते हो, जो मेरे सामने खड़ा वही तो है ना, उसी के लिए प्रयोग किया है मैंने।
आप सबके लिए पूजनीय, जो मेरे सामने खड़े हैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं ना मैं, कि आप सबके लिए पूजनीय हैं। तो जो सुन रहा है उसी को बोल रहा हूं। तो ऐसे सब जो सुनने वाले के लिए हम प्रयुक्त करते हैं सर्वनाम के, उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। आ गया समझ में? उत्तम खुद के लिए, मध्यम सामने वाले के लिए, उत्तम बोलने वाला, मध्यम सुनने वाला। अब बचा कौन? तीसरा, जो चुगलीखोर होता है, उसकी भी बात कर ले भाई। हां, मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तम हो गया, ये सामने वाला मेरा सुन रहा है, ये मध्यम हो गया। तीसरा तो साइड में कहानी लगाएगा। तो तीसरे के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। देखिए कि मैं और मेरे सामने एक आदमी बैठे हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जो साथी कोई मेरी क्लास देख रहा है उसके बारे में, तो वो हो गया अन्य। वो क्या हो गया? अन्य दोस्तों, समझ गए? यह, वह, ये, वे, इसका, उसका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनको, उसको, ये ऐसे शब्द है जो तीसरे के लिए। देखिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उन्हें, क्या मेरे सामने बेटा जिसको मैं ये बोलूंगा कि उन्हें मेरी का, जो सामने बैठे उनको बोलूंगा आपको अपनी गलती का विश्वास है, तो आप तो मध्यम हो गया। क्या मेरे लिए बोलूंगा कि मैं जो बोल रहा है उसके लिए बोलूंगा कि उन्हें आप अपनी गलती का है? यानी कि जो दो बंदे बात कर रहे हैं आपस में, वो किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, ये कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। मतलब ये उन्हें आपका क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का था, बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा उत्तम, मध्यम, अन्य। समझ गए? और तीनों के तीनों मैंने अच्छी तरह समझा दी। आज के बाद, इस क्लास के बाद आपको सर्वनाम पढ़ना नहीं होगा दोस्तों, इतना बोल रहा हूं, अगर ध्यान से आपने पढ़ लिया तो पहला हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला चलिए, 2 नंबर पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, देखिए निश्चय यानी कि जो है, जो सामने है हमारे, जो निश्चित है। देखिए, वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझे? यानी कि एक निश्चित व्यक्ति, एक निश्चित प्राणी, एक निश्चित वस्तु का बोध कराएं। समझे? ये, वह, ये, वे, इस, उस। अब देखिए यहां पे ये चीजें तो हो गई, ये चीजें तो हो गई, ये है, वह है, ये, वे, ये किसी के लिए प्रयुक्त हो सकती है, संबंध में भी आ सकती है। सॉरी, संबंध क्या, आपके पुरुषवाचक में भी आ सकती है ये। लेकिन उदाहरण में पढ़िए, यह मेरा घर है, वह मनीष का है। यह मेरा घर है, वह मनीष। देखिए, ये मेरा घर है यानी कि मेरे सामने और मेरे को पता है ये मेरा ही घर है। अगर मैं ऐसा बोलता ये किसका घर हो सकता है, तो निश्चय हो गया वो तो ये मेरा घर है और वो सामने वाला है ना, वो मनीष का है। वो किसका है? मनीष का। तो ये और वह, ये दोनों के दोनों निश्चय हो गया हमें कि ये दोनों घर इन्हीं के हैं। ये तो मेरा है और वो मनीष का है। समझ गए आप? या इसके अलावा देखिए, वह आपका पुत्र है, वह आपका पुत्र है, इशारा करके कि वह आपका पुत्र है, तो वह क्या हो गया? निश्चय हो गया। वे मेरे पिताजी है, वह मेरे पिताजी है, तो भी निश्चय है कि वो पिताजी है। समझे? अगर ऐसा होता कि ऐसा बोल देता मैं कि राम कुछ खा रहा है, राम कुछ खा रहा है, निश्चय हो गया, खा तो रहा है, राम खा क्या रहा है, तो यह क्या है? आपका निश्चय है। यहां पर आपको निश्चितता का बोध होगा। अब देखिए, अनिश्चय पढ़ोगे ना तो निश्चय आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, अनिश्चय की मैं बात करूं तो देख, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए आने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई गा रहा है, राम कुछ खा रहा है। कोई है जो गा रहा है,
राम है जो कुछ खा रहा है, कोई, अब कौन गा रहा है कोई पता है क्या? ऐसा होता कि राम गा रहा है तो निश्चयवाचक हो जाता, अब यहां पे तो आ गया कोई है। या ऐसा होता कि वह गा रहा है, मतलब वो सामने खड़ा है वो गा रहा है तो निश्चय होता, लेकिन यहां पे तो आ गया कोई, कोई का मतलब निश्चय नहीं है, हमें अनिश्चित है कि गा कौन रहा है। राम कुछ खा रहा है, क्या राम खा क्या रहा है? अगर ऐसा होता राम केला खा रहा है तो अलग बात थी, यहां पे तो आ गया राम कुछ खा रहा है, खा क्या रहा है? केला खा रहा है, आम खा रहा है या रोटी खा रहा है। अनिश्चितता का बोध हो रहा है कोई और कुछ के अंदर, तो ये क्या हो गया आपके अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों, समझे आप? तो पहला था पुरुष, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य, उत्तम मध्यम और एक कौन सा बचा था हमारा? अन्य। दूसरा आया था निश्चयवाचक जिसमें निश्चितता का बोध हो रहा था। तीसरा आया अनिश्चय जिसमें एक अनिश्चितता होगी, आपको फिक्स पता नहीं होगा कि कर कौन रहा है ये काम, या जो काम कर रहा है वो कर क्या रहा है, समझ गए? अब चलिए चौथे में, चौथा है पर्सनवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है हमारा? पर्सनवाचक सर्वनाम है चौथा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्सन, इसका बोध होगा, यहां पे चिन्ह बना दिया मैंने। वे सर्वनाम जो पर्सन का बोध कराते हैं या वाक्य को पर्सनवाचक बना देते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, कौन, किसे, किसने, क्या, कब। कौन, किसे, किसने, क्या, कब। पर्सनवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो वाक्य को पर्सनवाचक बनाए या पर्सनता का बोध कराए, पर्सन बना दें, क्वेश्चन बना दें। देखिए, कौन आने वाला है, अब हमें कुछ पता नहीं है, कौन लग गया कि कौन आने वाला है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वह क्या लाया, क्या का मतलब पता नहीं है, क्या लाया, एक पर्सनता हो गई, पर्सन बन गया हमारा। तो कौन क्या, ये क्या है हमारे पर्सनवाचक है दोस्तों। अब एक चीज देखिए, यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, यहां पे कौन आने वाला है, यानी कौन ये जो लगा नहीं, ये सजीव के लिए लगा है, जबकि वह क्या लाया है मतलब कोई निर्जीव चीज है। क्या है? निर्जीव चीज है, यह भी याद रखना है। कौन सजीव के लिए, जबकि क्या निर्जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है, समझ गए? यह था पर्सनवाचक। पांचवा हमारा आता है संबंधवाचक। बहुत अच्छा है, ऐसा है संबंधवाचक सबसे सरल है, पर्सनवाचक से भी सरल है। एक बार फिर सुनिए, पहला था पुरुषवाचक, बोलने वाला, सुनने वाला। तीसरा उत्तम, मध्यम और अन्य। फिर आया था निश्चित, यहां पर निश्चितता का बोध था। अनिश्चित, इसमें फिक्स नहीं थी कि क्या चीज कर रहा है अगला। चौथा आया था पर्सनवाचक जिसमें पर्सन क्वेश्चन बन रहा था हमारा। और पांचवा आ गया संबंधवाचक। पढ़िए इसको दोस्तों, क्या कह रहा है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो या तो संबंध को बताते हैं वाक्यों के, या मुख्य वाक्य जिसको हम प्रधान वाक्य बोलते हैं, मुख्य वाक्य को आश्रित जो उसके पीछे लगता है वाक्य, उसके साथ उसको जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है संबंधवाचक शब्द, सर्वनाम। समझिए, जैसे जो हो वह, जो सो, जिसे, जो जैसा, जैसा जैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिसे वही, जिसे उसे, तेते जेती, जैसी वैसी, जिसने उसने आदि। अब संबंधवाचक अभी समझ में नहीं आया, उदाहरण पढ़ लो ऊपर वाला। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। कहीं पर जितनी दिखाई दे रहा है ऊपर आपको? मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा, तो उदाहरण में देख लीजिए। अब देखिए, जितनी लंबी चादर है, लंबी चादर है, इसके साथ जितनी लंबी चादर, इसके साथ ये देखिए उतने लगते ही पैर पसारो, यानी कि दो वाक्य हैं, उनके संबंध को जितनी और उतने ने बताया है। इसके अलावा जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये देखिए ये संबंध बना रहे हैं दोनों के दोनों।
कुछ आया समझ में? या जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो, ये शब्द है ना, ये संबंध बताते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, प्रधान वाक्य के साथ आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। ऐसे शब्द होते हैं संबंधवाचक। देखते ही पहचान जाओगे ऐसे शब्दों को आप। आ गया संबंधवाचक सर्वनाम आपको समझ में? अब बचता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निज, निजता, मेरे लिए, खुद के लिए। देखिए, वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कर्ता जो कर रहा है, जो मुख्य है, वो खुद के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त करता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, आप, हम, स्वयं, खुद। कैसे? उदाहरण देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। यहां पे देखिए ये स्वयं, मैं के लिए तो प्रयुक्त हुआ ना, स्वयं, खुद के लिए। दूसरा देखिए, हम खुद ही, खुद, हम और खुद, हम खुद ही इधर आ गए। तो स्वयं और खुद ये दोनों के दोनों निजवाचक है, यानी जो करता है वो खुद के लिए इनको प्रयुक्त कर रहा है। आया समझ में? यह होता है निजवाचक, कर्ता द्वारा खुद के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द दोस्तों। तो पहला था पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद थे, बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। दूसरा था निश्चयवाचक, जिसमें निश्चितता हो, यह मेरा घर है, वह मनीष का घर है। तीसरा था अनिश्चयवाचक, जिसमें अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, जैसे कोई गा रहा है। चौथा था प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न बने कि कौन आने वाला है। पांचवा था संबंधवाचक, जिसमें संबंध का बोध हो, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो सो, संबंध का बोध करा रहे हैं। और छठवां है निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं अपना काम स्वयं, मैं के लिए स्वयं, हम के लिए खुद प्रयुक्त हो रहे हैं ना, खुद करता ही अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है इनको। यह होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम आप, देखिए ये आप आया ना ऊपर, ये नित्य एक वचन होता है ये, किंतु समान व्यक्त करने के लिए आपको बहुवचन माना जाता है। आप है एक वचन, लेकिन समान की दृष्टि से इसको बहुवचन माना जाता है। किसी भी सर्वनाम शब्द के बाद लोग शब्द लगा दिया जाता है तो वह नित्य बहुवचन हो जाता है। अगर देखिए हम लिखा मैंने, और हम तो यहां पे क्या है, एक वचन रहेगा, लेकिन जैसे लोग मैंने लगा दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा, नित्य बहुवचन, यानी हमेशा के लिए बहुवचन। तो ये थे आपके सर्वनाम 6 प्रकार। आसानी से मैंने समझा दिए, नोट्स आपके बना लो, इसी प्रकार से लिखना है जिसे आसानी से समझ में आ जाए। क्लास कैसी लगी आपको? पहली और दूसरी क्लास सीटेट हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर जल्दी से अटेंड कर लेना आज, क्योंकि नोट्स शुरू से बनाने पहली क्लास से आपको पहली, दूसरी और तीसरी क्लास हुई है। 25 दिनों में कंप्लीट हिंदी व्याकरण और पेडागोजी आपके सामने रहेगी। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।